Hello students, we were discussing carbon and its compounds, and among the carbon compounds we were discussing alcohol. Alcohol का हमने general एक description पढ़ लिया था और उसमें the second member of alcohol homologous series which is nomenclated as ethanol, वो हम discuss कर रहे थे. तो ethanol को ही आगे continue करते हैं, and there are a number of terms related to ethanol which are used in our day-to-day lives, commercially also. तो उन terms को एक बार discuss कर लेते हैं. Some important terms related to alcohol, related to ethanol. The very first term, which is important also, is denatured alcohol. Denatured alcohol. Now, whenever we are using this prefix de, बहुत सारे terms आपने सुने होंगे जिनके आगे de लगता है, जैसे dehydration, decarboxylation, dehydrogenation, dehalogenation, right? तो जैसे अगर ये सारे नहीं भी पता है तो एटलीस्ट हमें हमारे डे टू डे लाइफ में कॉमनली डिहाइड्रेशन टर्म तो हम सुनते हैं, इसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसको डिहाइड्रेशन हो गया इसलिए वो बीमार है. तो डिहाइड्रेशन बेसिकली मीन्स बॉडी में जब there is insufficient amount of water, there is scarcity of water in body, तो हम उस चीज को बोलते हैं डिहाइड्रेशन. तो इस अगर हम डिहाइड्रेशन टर्म को समझें तो हाइड्रो, हाइड्रेशन, हाइड्रा, ये सब जो टर्म्स रिलेटेड हैं ये रिलेटेड है वाटर से, राइट? और इसके आगे हमने लगा दिया डीई. डीई मीन्स रिमूवल, हटाना, खत्म करना. that is indicated by the prefix de. तो water की कमी, right? lack of water, scarcity of water, that is dehydration. क्या आपने water था, water को हटा दिया, that is basically dehydration, loss of water. वैसे ही अगर मैंने बोल दिया dehalogenation, तो halogen का रिमूवल यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनका रिमूवल. हमने कहा dehydrogenation, तो हाइड्रोजन का रिमूवल. डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, आप उसे ऑक्सीडेशन के टर्म्स में भी ले सकते हैं, राइट? तो वैसे ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं डीनेचर्ड अल्कोहल. डीनेचर्ड मतलब किसी का नेचर डिस्ट्रॉय करना, उसके नेचर को हटाना, दैट इज नोन एज डीनेचर्ड. तो अल्कोहल, अल्कोहल वी आर रेफरिंग टू इथेनॉल. इथेनॉल को डीनेचर करने का मतलब है इथेनॉल इज एन अल्कोहलिक बेवरेज, इट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो उसका नेचर ये है कि वो एडिबल है, उसका नेचर ये है कि वो कंज्यूम की जा सकती है, उसका नेचर ये है कि अगर कम अमाउंट में ली जाए, कभी कभी ली जाए, तो इट विल नॉट हार्म योर बॉडी. ये उसका नेचर है. अब आप उसके नेचर को बिगाड़ रहे हो, आप उसके नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप उसके नेचर को हटा रहे हो. इसका मतलब आप उसे क्या कर रहे हो, डीनेचर्ड कर रहे हो. यानी इट इज एडिबल, यू आर मेकिंग इट इनएडिबल. वो एक ऐसा नेचर है कि वो कंज्यूम किया जा सकता है बॉडी में. आप उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हो कि अगर आपने उसे कंज्यूम किया तो इट कैन हार्म योर बॉडी इवन इन स्मॉल अमाउंट्स, राइट? तो डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब है कि आप अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसका नेचर क्या हो चुका है, पॉइजनस हो चुका है. एंड दिस इज डन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. और बेसिकली इसलिए किया जाता है बिकॉज अल्कोहल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएजेंट. It is very importantly used in the manufacturing of a number of compounds, number of substances in industries. On large scale it is required. तो industries में जब उसको सर्व किया जाता है, अगर उसको सप्लाई किया जाता है, तो वो कोई एम्प्लॉय या उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज ना किया जाए, इसीलिए उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, and not to make it unfit for personal consumption. So in order to prevent the misuse of alcohol for drinking purposes, the alcohol supplied for industrial purposes is rendered unfit by mixing it with some poisonous substances which may be methanol or pyridine or maybe copper sulfate, and this alcohol is then known as denatured alcohol. तो हम denatured alcohol को बता सकते हैं कैसे कि alcohol है, ethanol है, right, plus some poisonous substance, ठीक है, which is commonly methanol. तो ये जब आपने मिक्सचर बना दिया, उसको अनफिट कर दिया ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, तो ये हो गया डीनेचर्ड अल्कोहल. सेकेंड टर्म इज रेक्टिफाइड स्पिरिट. rectified spirit. Rectified spirit is basically
ethanol. It's a mixture of ethanol and water is about 5% water. Okay. Then we have absolute alcohol. Absolute alcohol, ये term self explanatory है. Absolute alcohol मतलब pure alcohol, 100% ethanol. That is absolute alcohol. Another term is power alcohol. Power alcohol refers to alcohol which is used for generating power. So when alcohol is used for generating power, it is called power alcohol. मतलब हम इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसे हम पावर अल्कोहल बोलते हैं. बट सिर्फ इथेनॉल को एज अ फ्यूल हम यूज नहीं करते. इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड गैसोलीन, पेट्रोल, in a rough ratio of about 20:80. तो हम पेट्रोल और अल्कोहल को मिक्स करके यूज कर रहे हैं. दिस मिक्सचर इज नोन एज पावर अल्कोहल. But since alcohol itself does not mix with petrol, therefore third solvent such as benzene or ether is used for mixing them properly, and this solvent, benzene, ether, they are known as co-solvents. तो actually power alcohol में major जो constituents हैं वो तो पेट्रोल है, उसके बाद अल्कोहल है, और इन दोनों को मिक्स करने के लिए, क्योंकि आपस में मिक्स नहीं होते, हम एक co-solvent यूज करते हैं, which could be benzene or it could be ether, ताकि आपस में मिक्स हो जाए. So this mixture is known as power alcohol. Coming on to the uses of alcohol, uses of ethanol. तो सबसे पहला use, the well-known use is as an alcoholic beverage, right? So it is a constituent of beverages like beer, wine, whiskey and other such liquors. इसके अलावा ethanol is also used for sterilization. It is used to sterilize syringes and wounds. बहुत बार आपने देखा होगा, अगर हमें चोट लगती है और हम जाते हैं हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में, तो वो कॉटन पर एक वाटर की जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड कुछ लेते हैं, दे क्लीन द वुंड और फिर उस पर मेडिसिन अप्लाई करते हैं, राइट? या आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो जो भी आपको इंजेक्शन लगाएगा, मे बी द कंपाउंडर और द डॉक्टर, वो पहले कॉटन पर एक सॉल्वेंट लेंगे, उससे एरिया को क्लीन करेंगे एंड they'll इंजेक्ट यू, राइट? तो वो जो कॉटन पर जो लिक्विड लिया जा रहा है, जो सॉल्वेंट लिया जा रहा है, दैट इज अल्कोहल, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ स्टेरिलाइजर. वो स्टेरिलाइज करता है स्किन को, वुंड को, उसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं. Then a very important use of ethanol is that it can be used as an antifreeze. See again, कभी-कभी टर्म ना बहुत इजीली हम खुद समझ सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं होता, क्योंकि शायद हमारा सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसा आ जाता है जो आपने पढ़ा था बट आपको एग्जैक्टली याद नहीं होता, तो आप कभी-कभी टर्म से समझ सकते हो कि वो क्या होगा. जैसे मैंने आपको डीई का भी कंसेप्ट बताया था, वैसे ही ये एंटी फ्रीज. एंटी इज अगेन अ प्रीफिक्स, जो अगर आप किसी के आगे लगा देते हो तो वो जिसके भी आगे लगाते हो उसके ऑपोजिट को रेफर करता है. जैसे एंटीसेप्टिक, तो सेप्टिक मतलब इन्फेक्शियस, ऐसा कुछ जो इन्फेक्शन को रोकेगा, दैट इज एन एंटीसेप्टिक, राइट? वैसे ही एंटी फ्रीज, ऐसा कुछ जो फ्रीज होने से रोक रहा है, दैट इज एन एंटी फ्रीज. तो इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज. इथेनॉल को हम यूज कर सकते हैं ऐसे, मतलब फ्रीजिंग को डिले करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. और इसका यूज बेसिकली होता है, दिस एंटीफ्रीज इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर which has a much lower freezing point than that of water. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, that 0 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आप वाटर ले रहे हो प्योर, it will freeze into ice at 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर आप उसमें अल्कोहल मिला देते हो, इथेनॉल मिला देते हो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर डाउन हो जाता है. नाउ इट विल फ्रीज समवेयर इन माइनस डिग्रीज. ओके, सो वेयर इज दिस यूज्ड? इट इज यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स इन कोल्ड कंट्रीज.
जहां पर जो कंट्री का टेम्परेचर है, जो एरिया का टेम्परेचर है, वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है। तो अगर आप रेडिएटर्स में वाटर यूज करोगे तो इट विल फ्रीज, ठीक है। इसलिए वहां पर वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर यूज किया जाता है, ताकि दिस अल्कोहल विल एक्ट एज एंटीफ्रीज, इथेनॉल जो है इट विल एक्ट एज एंटीफ्रीज, इट वोंट लेट वाटर टू फ्रीज इनटू आइस, और इसलिए वो इजीली रेडिएटर्स में यूज हो जाएगा, राइट। सो एंटीफ्रीज इट्स अ मिक्सचर ऑफ ethanol and water. And where is it used? It's used in the radiators of vehicles in cold countries. Radiators of vehicles in cold countries. Then manufacturing purposes के लिए हम methanol को use करते हैं। मैंने आपसे mention किया था कि बहुत important industrial solvent है, industrial reagent है। It is used in manufacturing of paints, dyes, medicines, and soaps, synthetic rubber. In fact, आपने कभी tincture term सुना होगा, tincture iodine या tincture सुना होगा. That is a solution of ethanol prepared in pharmaceutical industry, which we call as tincture or maybe tincture iodine, जिसमें iodine mix किया जाता है alcohol में. In a rough ratio या percentage wise बताया जाए तो 2 to 3% iodine mix किया जाता है. It is used as an antiseptic. So these were the uses of ethanol. और हम इसका last but one topic discuss कर लेते हैं. That's harmful effects. ये बहुत important है. Harmful effects of alcohol. Harmful effects of alcohol में हम बेसिकली दो अल्कोहल की बात करेंगे. अभी तक तो हम इथेनॉल की बात कर रहे थे. मीथेनॉल और इथेनॉल दोनों के ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. एंड मीथेनॉल आई हैव जस्ट मेंशन्ड इन डीनेचर्ड अल्कोहल कि अगर हमें इथेनॉल को पॉइजनस बनाना है तो वन ऑप्शन इज दैट वी कैन मिक्स मीथेनॉल इनटू इट. अल्कोहल को अल्कोहल में मिक्स किया जा सकता है बहुत इजीली, और देखने से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वेदर इट इज प्योर इथेनॉल और इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल. Right, so if ethanol is mixed with methyl alcohol, it is mixed with methanol and is consumed, it may cause serious poisoning and loss of eyesight. Right, so first harmful effect is that if you are taking ethanol mixed with methanol, right, so it can cause poisoning and loss of eyesight. देन अगर आप ये नहीं भी कर रहे हो और आप सिर्फ इथेनॉल ले रहे हो तो इथेनॉल कॉजेज एडिक्शन. इट इज हैबिट फॉर्मिंग एंड इट मिक्सेस विद ब्लड. इट डैमेजेस लिवर इफ इट इज टेकन रेगुलरली. तो अगर हम सिर्फ इथेनॉल, प्योर इथेनॉल की बात कर रहे हैं, if we are consuming it regularly, right, then it causes addiction and it damages the liver. और अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक इसे कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हो, हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल लीड्स टू लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल, कॉन्शियसनेस एंड इट मे इवन कॉज डेथ. क्योंकि अगर लिवर डैमेज हो जाता है तो डेफिनेटली इट रिजल्ट्स इनटू डेथ ऑफ द पर्सन. तो bottom line of the story is alcohol नहीं consume करना है, right? Test of alcohol, this is the last topic related to alcohol. Test of alcohol की बात करेंगे. How can you test alcohol? किसी भी अल्कोहल को, अगर not necessarily ethanol, हम किसी भी अल्कोहल को बहुत easily टेस्ट कर सकते हैं. First test is sodium metal test. Sodium metal test. हम reactions पढ़ चुके हैं कि if let's say इथेनॉल है हमारे पास, उसका हम रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं. सोडियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है, उसे डिस्प्लेस कर लेता है, रिलीजिंग इट. तो सोडियम मिथॉक्साइड बन जाए, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा इस केस में, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी. और हाइड्रोजन को हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे बहुत इजीली टेस्ट कर सकते हैं.
So if we add a small piece of sodium metal to the organic compound, suppose I give you an organic compound, it is unknown. अब ये आपको आपकी टीचर एक unknown organic compound देती है, वो बोलती है टेस्ट करो कि whether it is alcohol or not. आप क्या कर सकते हैं, उसमें सोडियम मेटल का एक पीस डाल दीजिए, राइट? अगर आपको बबलिंग उसमें नजर आए, क्योंकि बबलिंग हो रही है इसका मतलब गैस रिलीज हो रही है, तो इफ बबल्स आर प्रोड्यूस्ड देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, राइट? सेकेंड टेस्ट for alcohol is the ester forming test. Ester forming test, ये भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं. Whenever an alcohol reacts with an organic acid, carboxylic acid, in the presence of concentrated H2SO4, right? जिसका काम है डिहाइड्रेट करना, वाटर निकाल देता है. It forms ester giving out water. और ये जो ester होता है, it is a sweet smelling substance. तो अगर आपके पास अननोन कंपाउंड है जिसे आपको टेस्ट करना है कि whether it's alcohol or not, उसमें थोड़ा सा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डालिए, concentrated H2SO4 डालिए, हो सकता है थोड़ा सा हीट करना पड़े, और अगर आपको एक स्वीट स्मेल, if you can smell out that, तो that shows the formation of ester, and hence the जो unknown compound था that can be tested to be as alcohol. Right, so these two tests can be performed for detecting the presence, for the knowing the nature of the given substance. तो ये इथेनॉल की कंप्लीट स्टडी थी. हम एक और कार्बन का कंपाउंड डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड. और जैसे अल्कोहल का हमने सेकेंड मेंबर डिस्कस किया है, वैसे ही हम एसिड का भी सेकेंड मेंबर डिस्कस करेंगे, दैट इज इथेनोइक एसिड, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, राइट? तो इथेनोइक एसिड बहुत कॉमन एसिड है. ये फॉर्मूला इज CH3COOH. स्ट्रक्चर बनाए, रिप्रेजेंटेशन अगर बॉन्ड वाइज करें तो इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 C double bond OH. This is the structural formula. Commonly इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड. और अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो सबके घर में विनेगर होता ही डेफिनेटली, जिसे हिंदी में हम सिरका बोलते हैं, which is used in making Chinese food and it is used as a preservative in pickles also. तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, which is actually dilute solution of acetic acid. तो अगर आप विनेगर जानते हैं तो बहुत इजीली समझ जाएंगे कि इथेनोइक एसिड क्या है. Then coming on to the occurrence of ethanoic acid. Occurrence की अगर बात करें तो this acid is it is found in our homes in the form of vinegar, which is a dilute solution of it, and is also present in some fruit juices. And in the combined form, it is also present in many perfumed oils, and it was first prepared in its pure state by Stahl. Stahl ne in 1720, for the very first time, he produced ethanoic acid in the pure state. Then the physical properties. अगर इसके हम प्रेपरेशन की बात करें तो बहुत इजी प्रेपरेशन है. मैंने आपको एक जनरल बताया कि किसी भी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ कार्बोनाइल कंपाउंड व्हिच कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एसिड, राइट? तो इथेनोइक एसिड का बहुत इजीली प्रोडक्शन आप इथेनॉल से भी कर सकते हो, बहुत इजीली प्रोडक्शन आप इथेनॉल से भी कर सकते हो. तो वी विल फोकस मोर ऑन द प्रॉपर्टीज रादर देन द प्रिपरेशन. सो वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. First physical property related to its physical state, it is a colorless, viscous liquid. उतना free flowing नहीं है जितना water है, and has a pungent smell. थोड़ी सी irritating smell होती है, pungent smell होती है. Its boiling point is 391 Kelvin. It is soluble in, solubility की बात करें तो it is soluble in water as well as alcohol and ether. इन तीनों में soluble होता है. And
Its dissolution in water takes place with the evolution of heat, exothermic process है, and decrease in volume of the solution. एक और important physical property इसकी कि its melting point, अगर हम melting point की बात करें तो बहुत low melting point है, 290 Kelvin, near about 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया. तो क्योंकि हमें पता है न्यूमेरिकली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम, सिर्फ यूज करने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है और फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का होता है. तो अगर मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका 290 केल्विन ही होगा. न्यूमेरिकली दे आर सेम, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम. तो इट फ्रीजेज वेरी इजीली ड्यूरिंग विंटर, एंड जब ये फ्रीज होता है तो इट लुक्स लाइक आइस, राइट, और इसीलिए इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो है, बहुत इजीली फ्रीज हो जाता है, एंड इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड. देन हम एसिड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी आ जाएगी इंडिकेटर से रिलेटेड, और अगर हम सबसे कॉमन इंडिकेटर लिटमस की बात करें तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, राइट. So these were the physical properties of ethanoic acid. बात करते हैं इसकी chemical properties की, और ये chemical properties मैं अगर नहीं भी आपको बताऊंगी तो भी आपको पता है कि हम एसिड की बात कर रहे हैं. एसिड बेस ऑलरेडी जब तक आप कार्बन आयन्स कंपाउंड्स पर आते हैं आपके SA1 में एसिड बेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. तो जो भी प्रॉपर्टी एसिड्स की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, राइट. एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये भी बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो एसिड प्लस बेस गिविंग आउट सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद एनर्जी, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो अगर आपने CH3COH लिया, आपने उसका रिएक्शन बेस के साथ करवाया, तो वाटर निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा? CH3COONA along with water. This is sodium ethanoate, right. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की? मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस. तो CH3COH का रिएक्शन आपने एक्टिव मेटल से करवाया विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. अगेन CH3CONA गिविंग आउट हाइड्रोजन. और प्रॉपर्टी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ एफर्वेसेंस देते हैं बाय रिलीजिंग CO2. तो CH3COOH reacts with Na2CO3 और it can react with NaHCO3. कोई भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ले लीजिए, प्रोडक्ट्स दोनों के सेम होंगे, दैट इज CH3COONA एक तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर एंड CO2 की वजह से एफर्वेसेंस. ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो एसिड्स शो करते हैं. इसके अलावा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं, तो इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इसके अलावा होता है एक आपने ऑलरेडी जो पढ़ लिया है, एस्टर फॉर्मेशन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट. तो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. वो अभी आपने अल्कोहल में प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था हमने. तो सिर्फ इक्वेशन रिवाइज कर लेते हैं. CH3COH का हमने रिएक्शन करवाया अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकाल देगा, बाकी क्या बचेगा? CH3COOC2H5. इथाइल इथेनोएट, दैट इज एन एस्टर. ऑब्जर्वेशन आएगा कि फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी आपको. एंड डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन इफ यू डोंट रिमेंबर, ये भी मैं आपके साथ आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज बताया था. होमोलॉगस सीरीज सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की सीरीज होती है, राइट. जैसे अल्कोहल की बना दी, एसिड की बना दी, एल्कीन एल्कीन एल्काइल, किसी की बना सकते हैं. और उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट था कि होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर्स को आप एक जनरल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो, एक कॉमन मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज दे आर फंक्शनली सेम, उनके रिएक्शन सिमिलर होते हैं, इसलिए आप एक जनरल रिएक्शन से उन सबको प्रिपेयर कर सकते हो. वहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था मीथेन की फॉर्मेशन का, कि अगर हमें अल्केन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. दैट वाज द रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन. मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको. आपने कोई भी एसिड लिया, जैसे हम यहाँ इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, इसका हमें सॉल्ट बनाना है पहले.
तो हम इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, कोई भी सॉल्ट नहीं बनाएंगे, हम इसका सोडियम सॉल्ट बना देंगे। तो हमने सोडियम इथेनोएट बना दिया, इसका सोडियम सॉल्ट बना दिया, राइट। अब इस सोडियम सॉल्ट को लिया हमने और इसका रिएक्शन क्या है, इफ यू रिमेंबर सोडा लाइम NaOH along with CaO। मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि सोडा लाइम का फंक्शन होता है कि इट रिमूव CO2 इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो निकाल दीजिए, इसका फंक्शन हमें पता है, सोचने की जरूरत नहीं है, निकाल दीजिए Na2CO3 और Na2CO3 अगर आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा, CH4। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे, सिर्फ आपको ये चेंज करना है। सोडा लाइम तो रिएजेंट है, वो एज इट इज रहेगा। इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर इनकी बात करूं तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ हैं एल्केन में, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस सोडियम सॉल्ट में, क्योंकि एक तो Na2CO3 के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। तो जो भी आपको एल्केन बनाना है, हेक्सेन बनाना है, हेप्टेन बनाना है, व्हाटएवर, उससे एक ज्यादा कार्बन एटम वाला क्या लेना पड़ेगा, सोडियम सॉल्ट। सोडा लाइम से रिएक्शन करवाइए, Na2CO3 रिमूव करवाइए और एल्केन बन जाएगा, right? So this term decarboxylation is used when the elements of carbon dioxide are removed from a molecule। थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा इस केस में आपको और ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा।